नमस्कार दोस्तों, जब हमारे संविधान की संरचना हुई तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया। हमारे संसदीय लोकतंत्र में अनेक राजनीतिक दल हैं और अनेक राजनीतिक दलों को संचालन के लिए आवश्यकता होती है धन की। मित्रों, ये धन किसी प्रभावी व्यक्ति, किसी धनाढ्य व्यक्ति या फिर किसी इच्छुक व्यक्ति जिसे कोई राजनीतिक दल पसंद है उसे चंदे के रूप में या फंडिंग के रूप में देता रहता है। जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो उस समय महात्मा गांधी के साथ भी बड़े बड़े उद्योगपति साथ में थे। आपने ये देखा होगा। मूल रूप से इस प्रकार के जो धनाढ्य होते हैं वह राजनीतिक दलों के कोषाध्यक्ष इत्यादि आपने इतिहास में देखे होंगे। उसी संदर्भ में वर्तमान में जब राजनीतिक पार्टियों के पास धन आना शुरू हो गए तो उस धन में अपारदर्शिता भी बढ़ी, भ्रष्टाचार भी बढ़े। उसी अपारदर्शिता को, उसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने 2017 के बजट में इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की, जिसे 1 जनवरी 2018 से लागू कर दिया गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या हैं, किस प्रक्रिया से वो कार्य करते हैं, इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। मित्रों, इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वह वास्तव में एक वचन पत्र होता है, एक कागज़ होता है जिस पे कुछ शर्तें लिखी होती हैं। वो 1000 के, 10,000 के, 1 लाख के या फिर 1 करोड़ के या 10 लाख के इस तरह से जारी किए जा सकते हैं और यह जारी किए जाते हैं SBI के द्वारा। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक SBI इसे जारी कर देता है और जब जारी करता है तो इसे खरीदता कौन है? कोई कंपनी, कोई व्यक्ति। और ख़रीद कर वो क्या करेंगे इन बॉन्ड का? इन बॉन्ड को वो किसी अपने राजनीतिक पसंदीदा दल को दान के रूप में दे देंगे। लेकिन मित्रों, ध्यान रहे, ये जो दान है वह गुप्त दान है और जब राजनीतिक दलों को यह बॉन्ड प्राप्त हो जाता है दान के रूप में तो सीधे राजनीतिक दल के खाते में पहुंच जाता है और जब खाते में पहुंचता है तो 15 दिनों के अंदर इसका भुगतान कर लिया जाता है, इसे भजा लिया जाता है। अब यही इलेक्टोरल बॉन्ड जब राजनीतिक दलों को प्राप्त होना शुरू होगा तो कई प्रकार के भ्रष्टाचार उत्पन्न हो सकते हैं। हो सकता है कास्टिंग वोट के रूप में या फिर चुनाव में धन बांटने के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की अनियमितता और अपारदर्शिता आ जाती है। इसी अनियमितता और अपारदर्शिता से बचने के लिए ये जो फंडिंग की जाती है, जो अनियमितता होती है, उसे पारदर्शी बनाने के लिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड का उपयोग किया जाता है। अब वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी किया जाता है उसे हम देखते हैं। मित्रों, SBI जो बैंक होता है वह नो योर कस्टमर यानी KYC के माध्यम से, और KYC में जो नियम लगाए गए हैं उन्हीं नियमों के आधार पे 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का और 1 करोड़ के बॉन्ड जारी करता है। इसकी उच्चतम सीमा कुछ निर्धारित नहीं की गई है, कुछ भी हो सकती है। अब जब ये बॉन्ड जारी हो जाते हैं तो किस तरह से राजनीतिक दलों के खाते में जाते हैं ये समझिए। होता क्या है कि एक अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, इसकी धारा 29A है। 29A में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे राजनीतिक दल जो ठीक पहले चुनाव में लोकसभा के अथवा अपने राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें अगर कुल मतों का 1% ये प्राप्त कर लेते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग क्या करता है? इन्हें एक खाता प्रदान करता है और उसी खाते में ये बॉन्ड जो है जाता है। अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो खाता प्रदत्त किया जाता है उसी में जब ये बॉन्ड पहुंचता है तो 15 दिनों के अंदर इसका भुगतान क्या होता है वो करवा लेते हैं। अब ये जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं वो तिमाही के आधार पर किए जाते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए जनवरी, फिर मान लीजिए अप्रैल, फिर जुलाई, फिर अक्टूबर, यानी कि 3-3 माह पे इनकी बिक्री होती है और ये बिक्री का जो काम होता है यह 10 दिनों के लिए खोला जाता है। तो इन 10 दिनों के अंदर ही कोई भी व्यक्ति या कंपनी SBI से इनको खरीदता है बॉन्ड को और ख़रीद के राजनीतिक दल के खाते में
जमा करवा देता है। राजनीतिक दल जो पंजीकृत हैं और ठीक पहले चुनाव में 1% वोट प्राप्त कर चुके हैं वो इन्हें प्राप्त करते हैं और इसका भुगतान करवा लेते हैं। अब मित्रों, कोई भी राजनीतिक दल चेक अथवा किसी और डिजिटल माध्यम से यानी अज्ञात स्रोतों से कम 2000 रुपये नकद प्राप्त कर सकता है, अज्ञात स्रोत से। इसके पहले ये जो नियम था वह 20,000 से कम था, यानी कि 20,000 से कम अज्ञात स्रोत से प्राप्त कर सकता था कोई भी राजनीतिक दल। फिर क्या होता है कि जो नया नियम बना है उसके अनुसार कुछ संशोधन कर दिए गए। जैसे कहा गया कि भुगतान हेतु हम जो 15 दिन की अवधि दे रहे हैं उस 15 दिनों में और जोड़ लीजिए, यानी कि 15 दिनों की अतिरिक्त समय हम दे रहे हैं बॉन्ड को भुगतान करने के लिए। दूसरी बात होती है कि अगर भुगतान करने वाला जो दिन है, जो समयावधि है, वह समाप्त हो जाती है तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान क्या होगा? नहीं होगा। इसके अलावा कोई कंपनी या कोई भी संगठन जो व्यापार कर रहा है और पिछले लगातार 3 वर्षों में उसका जो शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट है उसका 7.5 क्या होगा % ही वह इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दे सकता था। ये पहले नियम था। अब क्या है कि ये जो 7.5 की जो सीमा है वह समाप्त कर दी गई है। तो इस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं और राजनीतिक दल इसको प्राप्त भी करते हैं। अब मित्रों देखिए, कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना की है और उसकी आलोचना का आधार ये है कि कहते हैं कि जो पारदर्शिता स्थापित करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था वास्तव में उसी पारदर्शिता का इसमें क्या है? अभाव है। इसके अलावा जो दूसरी बात आती है, इसमें फंडिंग की सीमा निर्धारित जो की गई थी वो फंडिंग की सीमा ही समाप्त कर दी गई है। कोई भी कंपनी जो पिछले 3 वर्षों से नेट प्रॉफिट का 7.5 इलेक्टोरल बॉन्ड जारी कर रही थी वो अब कुछ भी जारी कर सकती है और पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जो दान है वह तो गुप्त है। इसके अलावा जो तीसरी आलोचना की जाती है वह यह है कि राजनीति पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ये कैसे होगा? मित्रों, कोई भी राजनीतिक दल पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होते थे तो कोई भी राजनीतिक दल कैसे चंदा प्राप्त करता था? स्थानीय संगठनों के द्वारा गांव गिराव में स्थानीय स्तर पर चंदा लोग वसूल के कंपनी के लिए कार्य करते थे, राजनीतिक दल के लिए कार्य करते थे। अब क्या है, सीधे इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कहाँ जाएगा? राजनीतिक दल के खाते में चला जाएगा। खाते में चला जाएगा तो इन स्थानीय संगठनों और स्थानीय निकायों और बॉडीज़ की क्या वैल्यू रह जाएगी? कोई वैल्यू नहीं। तो इस पर क्या होगा? राजनीति पर केंद्रीय नियंत्रण क्या होगा? स्थापित हो जाएगा। अब चौथा है अज्ञात स्रोतों में वृद्धि होगी। ऐसा देखा गया है कि एडीआर की एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार 2015-16 में अज्ञात स्रोतों से राजनीतिक दलों को 66% इनकम हो रही थी, लेकिन 2019-20 में देखा गया कि अज्ञात स्रोतों से जो इनकम हो रही थी वो बढ़कर 71% हो गई। यानी कि ऐसे लोग दान कर रहे हैं जो किसी अज्ञात स्रोत से आ रहे हैं। तो इस स्तर पे ये देखा जा सकता है कि यहाँ नियमितता बढ़ जाने की पूरी संभावना नज़र आती है। सबसे बढ़कर यहाँ एक समस्या ये आ गई कि जो राजनीतिक दल बॉन्ड प्राप्त कर रहे हैं उसमें 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ के बॉन्ड हैं। इसमें सबसे उच्चतम सीमा क्या है? 1 करोड़ बॉन्ड की। तो 1 लाख, 10,000 और 1,000 के भी तो बॉन्ड अधिक से अधिक प्राप्त करने चाहिए, लेकिन देखा यह गया कि जो उच्चतम सीमा है यानी 1 करोड़ वाली जो सीमा है उसकी मात्रा जो है 90% है। यानी कि जो राजनीतिक दल चंदा प्राप्त कर रहे हैं या बॉन्ड प्राप्त कर रहे हैं उसमें 1 करोड़ वाला बॉन्ड जो है वह 90% की संख्या में है और शेष बहुत कमतर हैं। तो यहाँ भी भ्रष्टाचार की एक संभावना नज़र आ रही है या कह सकते हैं अनियमितता नज़र आ रही है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो पहला निष्कर्ष कि एक व्यवस्थित फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ऐसे तैसे कोई भी फंडिंग नहीं कर सकता है, कोई एक व्यवस्थित रूल और रेगुलेशन होना चाहिए और जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आसान प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी फंडिंग की जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह आसान होनी चाहिए। और तीसरे,
जो वो होता है कि जो फंडिंग है कि कोई राजनीतिक दल कहाँ से चंदा प्राप्त किया, कहाँ से फंडिंग हुई, उसके पास कहाँ से धन आया, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? सार्वजनिक, गुप्त नहीं। ये गुप्त जो चीज़ें हैं ना, ये निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं बढ़ावा देती हैं। इस गुप्त के आड़ में जो खेल खेला जाता है वह हमारे लोकतंत्र को खोखला करने का काम करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई राजनीतिक दल, अगर कोई व्यक्ति या कंपनी किसी भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, अनियमितता में पाया जाता है तो एक चीज़ ध्यान रहे कि जो दंड का प्रावधान हो वह तीव्र, त्वरित और कठोर होना चाहिए। तो ये रही मित्रों इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में साथ किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।